नमस्कार दोस्तों, मैनोलो मार्केज के भारतीय फुटबॉल टीम के नए हेड कोच की अनाउंसमेंट के बाद भाई बहुत सारे भारतीय फुटबॉल फैंस के मन में एक सवाल है कि मैनोलो मार्केज किस तरीके की टैक्टिक्स के साथ, किस तरीके के गेम प्लान के साथ और किस तरीके की ब्रांड ऑफ फुटबॉल के साथ इस भारतीय फुटबॉल टीम को खिलाने वाले हैं और इनको डेवलप करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैनोलो मार्केज के साथ भाई वो कौन सा नया कोचिंग स्टाफ जुड़ने वाला है जो इस भारतीय फुटबॉल टीम की हेल्प करेगा उनकी गेम को डेवलप करने में। तो भाई इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आपके सब्सक्राइब से भाई दिल को खुशी मिलती है, तो इसलिए भाई कर देना। तो भाई अब चलते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। भाई ये अपडेट है भारतीय फुटबॉल टीम से रिलेटेड। भाई देखो, अक्टूबर की फीफा की विंडो है वो तो अपनी डन हो चुकी है। वहां पर हम वियतनाम में जा रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज खेलने। अब सितंबर की फीफा की विंडो को लेकर भाई एक अपडेट आई है कि सितंबर की फीफा की विंडो के अंदर भाई भारतीय फुटबॉल टीम होम टूर्नामेंट खेलने जा रही है। और इस होम टूर्नामेंट के अंदर भाई मोस्ट प्रोबेबली 2 टीम्स आएंगी। यहाँ पर ये जो 2 टीम्स होने वाली है ना भाई, इसके देखो 2 सिनेरियो निकल कर आए हैं। अब ये जो 2 टीम्स होंगी ना, इसमें से पहला सिनेरियो तो भाई देखो ये है कि ये दोनों टीम्स अफ्रीका और ओशियाना कंट्री की होने वाली है और ये दोनों कंट्रीज रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम से नीचे होगी। पहला सिनेरियो तो ये है और मतलब इसको 90% मान के चलो कि भाई यही दोनों टीम्स आएंगी, अफ्रीका और ओशियाना की, जो भारतीय टीम से रैंकिंग्स में नीचे रहेंगी। और जो भाई दूसरा सिनेरियो निकल कर आ रहा है ना भाई, ये थोड़ा सा एक्साइटिंग है और भारतीय टीम के लिए भाई एक अच्छी न्यूज़ भी कह सकते हो। यहाँ पर दूसरे सिनेरियो में भाई निकल कर ये आ रहा है कि एक फीफा रैंकिंग्स में से टॉप 40 की टीम भाई इंडिया में आकर सितंबर की फीफा विंडो में खेल सकती है अगर AIFF उस फुटबॉल फेडरेशन की सारी डिमांड्स को कंप्लीट कर देता है तो। और भाई सही बताऊं, मुझे जहां तक लग रहा है ना भाई, ये टॉप 40 की टीम ना रशिया हो सकती है। क्योंकि भाई देखो, रशिया का सबको पता है उनका भी किस तरीके की कंडीशन चल रही है। रशिया की इस समय करंट रैंकिंग 33 है और जहां तक भाई मुझे लगता है ना, रशिया भाई हो सकती है जो सितंबर के अंदर आपको इंडिया में दिख सकती है। लेकिन तब अगर AIFF रशिया फुटबॉल फेडरेशन की सारी डिमांड्स को मानती है तो। और मैनोलो मार्केज के भाई पहले ही असाइनमेंट में उनको रशिया सामने मिल जाएगी, जो पहले किसी कोच को नहीं मिली। तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है ये अगर रशिया आती है तो। खैर रशिया भाई मेरा गैस है, कोई और भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है रशिया ही होगी। तो भाई अब बात करते हैं भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोचिंग स्टाफ की, जो मैनोलो मार्केज के साथ जुड़ने वाला है नेशनल टीम के अंदर। भाई देखो, सबसे पहले अगर असिस्टेंट कोचेस की मैं बारे में बात करूँ ना, तो भाई यहाँ पर 2 असिस्टेंट कोच रहने वाले हैं मैनोलो मार्केज के साथ। पहले तो भाई देखो, अपने इंडियन असिस्टेंट कोच महेश गौली ही रहेंगे मैनोलो मार्केज के साथ। ये पहले ईगो स्टीमेज के साथ भी काम कर चुके हैं और अब मैनोलो मार्केज के साथ भी नेशनल टीम के अंदर महेश गौली ही आपको एज अ असिस्टेंट कोच दिखेंगे। और दूसरे असिस्टेंट कोच आपको नेशनल टीम के अंदर अर्जेंटीना के बेनिटो मोल्टाल्वो दिखने वाले हैं। भाई अभी ये करंट में ना FC गोवा के अंदर एज अ असिस्टेंट कोच काम कर रहे हैं मैनोलो मार्केज के साथ। और मैनोलो मार्केज बेनिटो मोल्टाल्वो को ही नेशनल टीम के अंदर लाना चाहते हैं एज अ असिस्टेंट कोच। तो भाई ये 2 असिस्टेंट कोचेज हैं, पहले अपने इंडियन असिस्टेंट महेश गौली और दूसरे अर्जेंटीना के बेनिटो मोल्टाल्वो, जो मैनोलो मार्केज के साथ इस नए कोचिंग स्टाफ के अंदर जुड़ने वाले हैं एज अ असिस्टेंट कोच। और वही इनके साथ भाई नेशनल टीम के अंदर जो स्ट्रेंथ और फिटनेस कोच जुड़ने वाले हैं ना भाई, इनका नाम है जॉन कार्लोस बेरोसो। ये भी मैनोलो मार्केज के खास दोस्त हैं, स्पेन से हैं ये। FC गोवा के अंदर ये फिटनेस कोच है उनके और यही नेशनल टीम के अंदर भी आने वाले हैं और मैनोलो मार्केज इनको अपने साथ लेकर आएंगे नेशनल टीम के अंदर। और जॉन कार्लोस बेरोसो आपको अब नेशनल टीम के नए स्ट्रेंथ और फिटनेस कोच दिखने वाले हैं। इनके साथ साथ भाई कोचिंग स्टाफ के अंदर जो नए इंसान की एंट्री हुई है ना, तो भाई एक गोलकीपर कोच है मार्क गैमोन, है तो ये भी स्पेन के ही। ये भी भाई खास दोस्त है मैनोलो मार्केज के। इससे पहले भाई ये ISL के अंदर हैदराबाद FC में थे मैनोलो मार्केज के साथ। वहाँ पर एज अ गोलकीपिंग कोच काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भाई ये बेल्जियम चले गए थे, वहाँ पर थोड़ी इनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन अब भाई नेशनल टीम के अंदर ये मैनोलो मार्केज के साथ जुड़ने वाले हैं इस कोचिंग स्टाफ के अंदर। और भारतीय फुटबॉल टीम के नए गोलकीपिंग कोच आपको मार्क गैमोन दिखेंगे, जो स्पेन से हैं और मैनोलो मार्केज के बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं। तो भाई ये तो थी देखो नए कोचिंग स्टाफ के ऊपर बात। अब बारी आती है भाई टेक्टिकल ब्रेकडाउन की, कि भारतीय फुटबॉल टीम आपको मैनोलो मार्केज के अंडर में किस तरीके के गेम प्लान,
किस तरीके की फॉर्मेशन और किस तरीके के टैक्टिक्स को यूज करते हुए नजर आ सकती है। तो भाई देखो, मैनोलो मार्केज के बारे में अगर बात करें ना, तो भाई इनको 4-2-3-1 की अटैकिंग फॉर्मेशन के साथ जाना पसंद है और भारतीय फुटबॉल टीम भी भाई आपको 4-2-3-1 की अटैकिंग फॉर्मेशन के अंदर खेलते हुए ही नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर अभी बात क्या है, 4-2-3-1 तो भाई हमने देखो ईगो शिमेक के अंडर में भी काफी बार देखा है, लेकिन यहाँ पर अभी डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर के ऊपर चले ना, तो भाई मैनोलो मार्केज के अंडर में टीम करती क्या है, जब भी भाई डिफेंसिव ट्रांजिशंस लेने होते हैं, डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, तो ये जो 4-2-3-1 की फॉर्मेशन है ना भाई, आपको कुछ इस तरीके की 4-4-2 की फॉर्मेशन में नजर आएगी। मतलब ये 4-2-3-1 से 4-4-2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, बैक 4 हमारा बन जाता है पीछे से, और ये जो 4-4-2 की फॉर्मेशन बनती है ना भाई, ये जो बीच वाला सेंट्रल चैनल है ना, इसको भाई मतलब पूरा ना क्लोज करने की कोशिश करते हैं ये, और ये अपोनेंट्स को मजबूर करते हैं कि भाई आप फ्लैंक से जाकर मौके बनाओ। और बात सिर्फ भाई इतनी ही नहीं है, मैनोलो मार्केज के अंडर में देखा गया है, अब चाहे वो FC गोवा हो या फिर हैदराबाद FC हो, कि जब भी कोई अपोनेंट्स FC गोवा के हाफ में आता है या फिर हैदराबाद FC के हाफ में आता था, तो भाई वहाँ पर FC गोवा उनको भाई मतलब तगड़ा प्रेस करना शुरू कर देती थी और बॉल वापस जीतने की कोशिश करती थी। और सिमिलर चीज़ आपको भारतीय फुटबॉल टीम करते हुए भी नजर आएगी। जैसे ही भारतीय फुटबॉल टीम के भाई देखो हाफ में बॉल आना स्टार्ट होगी ना, तो एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ हमारी टीम भाई एक हाई प्रेस करना शुरू करेगी अपोनेंट्स के ऊपर, और मतलब वो उनका जो बीच वाला चैनल है ना उसको क्लोज करने की कोशिश करेगी, ताकि भाई थ्रू पासिस ना निकल पाए। और जो मैं कह रहा था ना, वो मजबूर करते हैं फ्लैंक्स पर जाने के लिए। तो उस फ्लैंक्स पर जाने से भाई होगा क्या, फ्लैंक्स पर जाने के बाद अगर क्रॉसेस आते हैं ना, तो भाई यही मैनोलो मार्केज के टैक्टिक्स हैं, वो यहाँ पर फंसाते हैं अपोनेंट्स को। क्रॉसेस डालने के बाद भाई जो सेंटर बैक्स है ना, यहाँ पर मैनोलो मार्केज भाई अच्छे खासे हाइट और फिजिकलिटी वाले सेंटर बैक्स को यूज करना पसंद करते हैं, जो हमने FC गोवा के अंदर भी देखा। FC गोवा के भाई देखो सेंटर बैक्स थे ओडियोना इंडिया और संदेश झिंगन, दोनों की हाइट अच्छी खासी है, दोनों की फिजिकलिटी अच्छी खासी है, और मुझे नहीं लगता भाई इस सेंटर बैक के पेयर के अलावा किसी और टीम का सेंटर बैक पेयर ऐसा होगा जिन्होंने सबसे ज्यादा एरियल डुएल्स जीते होंगे। तो भाई मेरे कहने का मतलब यही है, भारतीय टीम के अंदर भी आपको सेंटर बैक के पेयर में मोस्ट प्रोबेबली संदेश झिंगन और अनवर अली दिखेंगे, लेकिन जो टीम फ्लैंक्स पर जाएगी ना, तो भाई अगर वो क्रॉसेस लगाती भी है, तो भाई सेंटर बैक्स में हमारे पास संदेश झिंगर और अनवर अली बैठे हुए हैं, जिनकी हाइट अच्छी खासी है और जिनकी फिजिकलिटी अच्छी खासी है, तो ये एरियल डुएल्स आराम से जीत सकते हैं। मैनोलो मार्केज ना पीछे से बैक से गेम बनाना पसंद करते हैं, बैक से पासेस चलाना पसंद करते हैं, और भारतीय फुटबॉल टीम भी आपको ऐसा करते हुए ही नजर आएगी। ईगो शिमेक के कंपैरिजन में भाई जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनता था ना, मतलब ईगो शिमेक की ऑलरेडी फॉर्मेशन 4-4-2 ही रहती थी, वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर के अंदर 5-4-1 में कन्वर्ट हो जाती थी, लेकिन वो डीप डाउन इतना चले जाते थे कि वहां से भाई बीच में से थ्रू पासेस निकलने का रास्ता खुलता था। और ये चीज़ हमने कुवैत वाले मैच में भी होती हुई देखी थी। वो तो भाई कुवैत की किस्मत खराब थी, वरना वो गोल स्कोर कर देती है आराम से, और यही चीज़ मैनोलो मार्केज के अंडर आपको शायद से होती हुई ना दिखे। ये भाई बीच का पूरा रास्ता क्लोज करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। FC गोवा केरला ब्लास्टर के सामने भाई ये जो सेंट्रल रास्ता है इसको क्लोज करती है, जिससे टीम्स मजबूर होती हैं फ्लैंक्स में जाने के लिए, और यही चीज़ आपको भारतीय फुटबॉल टीम करते हुए नजर आएगी, बैक से बिल्डअप बनाती हुई नजर आएगी और अच्छे खासे एरियल डुएल्स जीतते हुए नजर आएगी। तो ये तो थी भैया देखो डिफेंसिव ट्रांजिशन और स्ट्रक्चर की बात। अगर अब मैं बिल्डअप और अटैकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूँ ना, तो भाई मैनोलो मार्केज के अंडर में हम भारतीय फुटबॉल टीम को कैसे देख सकते हैं। मानो अगर भाई हमारी टीम डिफेंसिव से वापस अटैकिंग स्ट्रक्चर बना रही है, उसमें ट्रांजिशन ला रही है, तो जो 4-4-2 की फॉर्मेशन थी ना, वो आपको कुछ इस तरीके से दिख सकती है, मतलब 3-1-5-1 के कुछ, मतलब जितना मैंने देखा है भाई बैक 3 का आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब भाई जो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स रहने वाले हैं ना, उनमें से कोई एक डिफेंसिव मिडफील्डर आपको पीछे सेंटर बैक्स के साथ ड्रॉप करता हुआ नजर आएगा, और ये बैक 3 का मतलब फॉर्मेशन बन जाएगा। 3-1-5-1 के साथ कुछ ये बिल्डअप बनाती है मैनोलो मार्केज के अंडर में। FC गोवा में भी देखा गया है, हैदराबाद FC में भी देखा गई थी सेम चीज़, और यही सेम चीज़ हम इंडिया के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफेंसिव मिडफील्डर के पीछे आ जाने से भाई होता क्या है, जो सेंटर बैक्स है वो थोड़े से वाइड चले जाते हैं, और सेंटर बैक के वाइड जाने से भाई होता क्या है, वो विंग बैक को पासेस डालनी शुरू करते हैं। और आपने मैनोलो मार्केज के अंडर में एक चीज़ नोटिस जरूर करी होगी, अब चाहे वो हैदराबाद FC हो या FC गोवा हो, भाई इनके जो विंग बैक होते हैं ना, वो सबसे प्रोमिसिंग प्लेयर्स निकल कर आते हैं। हैदराबाद FC में भी हमने देखा था भाई अटैकिंग रोल में आकाश मिश्रा और आशीष राय मतलब एमर्जिंग प्लेयर्स निकल कर आए थे, और उनको हमने नेशनल टीम के अंदर भी देखा। और सेम चीज़ भाई हमने FC गोवा के अंदर होते हुए भी देखी। FC गोवा से भी भाई जय गुप्ता एज अ एमर्जिंग प्लेयर निकल कर सामने आए, और भाई जय गुप्ता को फिर हमने नेशनल टीम के अंदर भी देखा। इनकी खासियत ही यही है कि भाई ये फ्लैंक्स का अच्छा खासा यूज़ करते हैं,
और इनके जो राइट बैक और लेफ्ट बैक है ना, मतलब विंग बैक ही समझ लो, इनकी भाई जो रोल है, इनकी जो ड्यूटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है अटैकिंग के ट्रांजिशन के टाइम पर। और ऐसे में आकाश मिश्रा और आशीष राय को जितना इन्होंने यूज़ किया था, चाहे जय गुप्ता को यूज़ किया था, तो नेशनल टीम के अंदर भी भाई आपको यही खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं अटैकिंग की ट्रांजिशंस के टाइम पर। क्योंकि भाई देखो, ईगो स्टीमैक के कंपैरिजन में ना फ्लैंक्स वो भी यूज़ करते थे, लेकिन उनकी दिक्कत क्या थी, उनके पास प्लान भी था ही नहीं। अगर फ्लैंक्स भैया ब्लॉक होते थे ना, तो टीम को भाई सेंट्रल से बॉल निकालने में दिक्कत होती थी। दिक्कत क्या भाई, निकाल ही नहीं पाती थी और टीम भाई बस फ्लैंक से लगी रहती थी पूरे 90 मिनट। और इसी चीज़ में मैनोलो मार्केज भाई ईगो स्टीमैक से काफ़ी कदम आगे हैं। अगर जो ये फ्लैंक्स वाला जो प्लान ए है, अगर ये काम नहीं करता, तो टीम भाई सेंट्रल से मौके बनाने शुरू करती है। टीम सिर्फ एक जगह पर नहीं टिकती है, सेंट्रल से मौके बनाती है, थ्रू पासेस निकालने की कोशिश करती है। और भाई ऐसे में इनके जो मिडफील्डर्स हैं ना, इनको ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, जो ईगो स्टीमैक नहीं कर पाते थे। ईगो स्टीमैक के अंडर में भाई मिडफील्डर्स दिखते ही नहीं थे गेम प्लान के अंदर, लेकिन मैनोलो मार्केज के अंडर में दिखते हैं, एफसी गोवा में भी, हैदराबाद एफसी में भी। और यही चीज़ अब हम भारतीय फुटबॉल टीम के अंदर भी देखेंगे। और एक अच्छे तरीके के गेम प्लान, अच्छे तरीके के ब्रांड ऑफ फुटबॉल, भाई मतलब अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल आपको दिखेगा भारतीय फुटबॉल टीम के अंदर। और जब जरूरत पड़ेगी ना, तो भाई टीम अटैकिंग मोड से डिफेंसिव मोड पर आने में भी कोई शर्म नहीं करेगी। और यही मैनोलो मार्केज के फुटबॉल की खासियत है। और इसी तरीके के ब्रांड ऑफ फुटबॉल से भाई अपनी टीम को खिलाना पसंद करते हैं। तो भाई अब आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में, अभी सितंबर के अंदर आएंगे टूर्नामेंट्स, अक्टूबर में आएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि भाई मैनोलो मार्केज किस तरीके से अपनी फिलोसफी इम्प्लांट करते हैं, किस तरीके से प्लेयर्स को यूज़ करते हैं, और किस तरीके से टीम के जो टैक्टिक्स हैं, गेम प्लान है, उनको चलाते हैं। तो ऑल राइट गाइस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।